गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री का मीनिंग बच्चे समझाना चाहूँगा। ठीक है तो वैसे जनरली आपको पता ही होगा, +1 में भी हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। केमिस्ट्री को बच्चे अगर हम लोग ओपन कर तो ये 3 वर्ड्स में ओपन होता है, कैम इज़ ट्राई। ठीक है बच्चों, ये अपना ही मीनिंग बनाया हुआ है। इसको समझने के लिए जस्ट मैंने इसको इस तरह से लिखा है, कैम इज़ ट्राई। ट्राई का मतलब है टू फाउंड, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट और टू गेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फाउंड करना, इन्वेस्टिगेट करना या इन्फॉर्मेशन लेना। क्या इन्फॉर्मेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या फाउंड करना है। द स्ट्रक्चर, द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बच्चों, केमिस्ट्री हमें क्या बताती है? केमिस्ट्री हमें इन्वेस्टिगेट करना सिखाती है, हमें फाउंड करना सिखाती है या इन्फॉर्मेशन देती है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। ठीक है बच्चे, हमें हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी मैटर है, जिसको मैटर 3 तरह का होता है, हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फॉर्म में होता है। इन सब को अगर हम लोग इलेबोरेट करें या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे? केमिस्ट्री के पास। जो भी मैटर हमारे सामने आ गया उसके बारे, उसकी स्ट्रक्चर अगर देखनी हो, स्ट्रक्चर के में आ जाते हैं कि उसके अंदर कौन से बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, सिमेट्री क्या है, ये सारी स्ट्रक्चर में आती है। ठीक है बच्चों, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब उसके जो मैटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कौन से एटम्स हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उसकी कंपोजिशन के बारे में आ जाता है। थर्ड थिंग इज़ प्रॉपर्टीज़, कि जो मैटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ बच्चे 3 तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देती है केमिस्ट्री किसी मैटर के बारे में। ठीक है, ये मैटर की भी मैंने वैसे डेफिनेशन लिखी है। द मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस विच वी कैन टच और वी कैन फील। तो जो मैटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना हो तो हम लोग जाएंगे केमिस्ट्री के पास। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज 3 थिंग्स। ठीक है, ऑफ मैटर, जो हम लोग मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस मैटर की हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी ये इन्फॉर्मेशन देगी केमिस्ट्री हमें। ठीक है, अब ये थोड़ी सी आपको डिटेल बता रखी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, आगे इस पूरी डिटेल मैंने रखी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय सिंपली बाय टचिंग और व्यूइंग द सब्सटेंस। मतलब हम किसी सब्सटेंस को सिर्फ देखें या टच करें, ठीक है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने बिना हम जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकली मतलब जो मैटर हमें दिखाई देता है। ठीक है, या द प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी। केमिकल आइडेंटिटी का मतलब है कि मान लीजिए वाटर है, तो वाटर केमिकली H2O जैसे हम लोग लिखते हैं तो वो H2O ही है, उसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं डाली या उसको हमने हीट नहीं किया या उसको तोड़ा नहीं। तो बिना उसे चेंज किए ये सब चेंजेस की जो प्रॉपर्टीज़ हमें मेजर होती है, जैसे स्टेट जो है, वो प्योर वाटर की स्टेट हमें पता लिक्विड होती है, तो ये जो लिक्विड स्टेट है हमें उससे देख के ही पता चल जाएगी, उसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कलर जो है, हमें प्योर वाटर का कलर पता है, कलरलेस होता है, तो वो भी हमें कोई इसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो विदाउट चेंजिंग इस केमिकल आइडेंटिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसपे हमें क्या है, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिजिकली ही हम ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ विच वी कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल चेंज आए या केमिकल रिएक्शन हो तब जो प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व होती हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी उसकी जो है लॉस हो सकती है। ठीक है, आइडेंटिटी, केमिकल आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कंबस्टिबल नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी वेरीफाइड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हमने हाइड्रोजन को चेक करना है कि ये बर्न कर सकती है कि नहीं, तो हमें उसे बर्न करना पड़ेगा। कंबस्टिबल है या नहीं चेक करने के लिए हमें इसे बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, स्वीट टेस्ट ऑफ शुगर बाय कंज्यूमिंग इट सिमिलरली, तो मतलब इसको हम लोग अगर
शुगर का स्वीट टेस्ट चेक करना है तो हमें उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि वो स्वीट इन नेचर है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिसिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, फ्लेमेबल कोई चीज़ बर्न फ्लेम निकालती है बर्न होने पर या नहीं निकालती, ये सारी चीज़ें हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें या जो प्रॉपर्टीज़ तभी ऑब्जर्व होगी जब ये केमिकल चेंज हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं। थर्ड है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ दैट डिटरमिन वेदर द मैटर अंडर स्टडिंग इज़ हार्मफुल और यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल बच्चे वर्ड जहाँ पर भी आ गया वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी। लिविंग के जो हम लोग मैटर स्टडी कर रहे हैं उसका लिविंग बीइंग के ऊपर क्या असर है, हार्मफुल है कि यूज़फुल है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बायोलॉजिकल में आ जाएंगी। ठीक है, या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैटर अंडरस्टैंडिंग इन लिविंग सिस्टम, मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर जो मैटर हम स्टडी कर रहे हैं उसका क्या रोल है। फॉर एग्जांपल बायोरिजॉर्बेबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ग्रेजुअली रिजॉर्ब्ड और डिजॉल्व्ड बाय सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जैसे कोई मैटर जो हम लोग बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं वो बायोलॉजिकली अब्जॉर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता, सेलुलर सेल्स के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता। बायोडिग्रेडेबल हमने सुना होगा कि बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई चीज़ गल जाए, सड़ जाए, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, तो वो आ गई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। सो इसकी ही आगे डिटेल थी कि जो केमिस्ट्री है वो स्ट्रक्चर के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हैं। और प्रॉपर्टीज़ आगे 3 तरह की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल ले रखी है कि लेट्स सपोज कि हमने वाटर जो है एक हम जो मैटर को स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज वाटर हमारे सामने, मान लो वाटर आ गया, हमने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम केमिस्ट्री हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगी, पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी कि वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड, कलर क्या है, कलरलेस, ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस। ऑर्डर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, फ्रेगरेंस एंड स्मेल। मान लीजिए वाटर जो है उसकी ना तो खुशबू होती है ना ही बदबू होती है, प्योर वाटर की। अगर वाटर में कोई इंग्रेडिएंट ऐड हो जाए तो उसकी जो खुशबू या बदबू बन जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि उसका जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.333, मीन्स लाइट ट्रेवल 1.3 टाइम्स एज फास्ट इन वैक्यूम एज इन वाटर। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है कि वाटर के अंदर लाइट कैसे ट्रैवल करेगी। ठीक है, वो किसी भी चीज़ के अंदर लाइट कैसे ट्रैवल करेगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताती है। जैसे इसकी 1.3 है तो मीनिंग भी बता रखा है कि लाइट जो है 1.3 टाइम्स फास्ट ट्रैवल करेगी। ठीक है, इन वैक्यूम एज इन वाटर के अलावा, मतलब वैक्यूम में ज़्यादा तेज़ रहेगी, वाटर में उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम डेफिनेट, शेप इनडेफिनेट। ठीक है, ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिजिकल में आ गई। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया कि वाटर इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड वाटर इज़ बायो रिजॉर्बेबल, क्योंकि सेल्स के अंदर वाटर जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। तो बायोलॉजिकली ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बायोलॉजिकल होती हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखी हुई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फ्लेमेबिलिटी, ये वाटर इनफ्लेमेबल है, मतलब ये बर्न नहीं हो सकता, बर्न होगा तो पहली बात तो बर्न नहीं होगा, ये कंबस्टिबल है ही नहीं मटेरियल। वाटर की जगह अगर मैं पेट्रोल ले लूँ तो वो कंबस्टिबल आएगा यहाँ पर या फ्लेमेबल आएगा। टॉक्सिसिटी, प्योर वाटर इज़ इनटॉक्सिक इन नेचर, मतलब प्योर वाटर हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, ह्यूमन बीइंग उसे कंज्यूम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, वाटर मॉलिक्यूल आर स्टेबल इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नॉर्मली स्टेबल होते हैं वाटर। ठीक है, अगर उसकी कंडीशंस चेंज कर दी जाए तो उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर कूलिंग कर दी जाए तो वाटर इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर हीट किया जाए तो वाटर जो है वेपर्स बन जाएंगे, तो डैट इज़ डिफरेंट कंडीशंस। नॉर्मली वाटर जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये एक अलग चीज़ ऐड की हुई है बीच में, हिप्पो सोल्यूशन होता है बच्चे वाटर के अंदर, उसको प्योर करने के लिए। मान लीजिए जो आरओ जो होता है, वैसे तो घर पे जो आरओ लगा हो उसमें तो नहीं ऐड करते, या कह लीजिए जो स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल में हिप्पो सोल्यूशन डाला जाता है वो वाटर को प्योर करने, मतलब उसमें जो है जो फंगस नहीं लगती और क्रिस्टल क्लियर वाटर हो जाता है हिप्पो सोल्यूशन से। हिप्पो सोल्यूशन होता है NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है बच्चों,
तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अभी जो मैंने एग्जांपल ली ये वाटर को लेकर ली। तो बेसिकली ये मैं इन 3 स्लाइड में आपको यही समझाना चाहता था कि केमिस्ट्री क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन में मैंने एक वाटर की एग्जांपल ले ली और उसकी सारी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताने की कोशिश करी। यहाँ तक बच्चे मैंने सिर्फ इतना बताया है कि केमिस्ट्री क्या है क्या। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चे हम लोग अपना चैप्टर जो है केमिकल कैनेटिक्स शुरू करने वाले हैं। केमिकल कैनेटिक्स जो चैप्टर है इसको हम लोग करेंगे यहीं से। तो इन कंटिन्यूशन विद द इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर केमिकल कैनेटिक्स। ठीक है बच्चों। तो इसकी मैं 2-4 स्लाइड आपको करके दिखाता हूँ, या इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ द केमिकल कैनेटिक्स। पहले तो इसका मीनिंग क्या है। केमिकल कैनेटिक्स, केमिकल कैनेटिक इज़ द पार्ट ऑफ द केमिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चे रेट का मतलब होता है बच्चे एक तरह की स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको आप ऐसे ही समझ लें। ठीक है। जो ब्रांच ऑफ साइंस है या केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ये, जिसमें रिएक्शंस जो होती हैं उसकी स्पीड के ऊपर फोकस किया गया है कि उनकी कुछ रिएक्शंस हमें पता है फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शंस स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शंस मीडियम स्पीड पे होती हैं। जैसे पेट्रोल को बर्न किया तो वो 1 सेकंड में ही आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर हम लोग आयरन को रस्ट लगता देखना चाहें तो वो 1 दिन में नहीं ऑब्जर्व होता, 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसके ऊपर ये जो वो इसका रीज़न पता करना हो कि ये कुछ रिएक्शन फास्ट या स्लो क्यों हैं, तो वो हमें केमिकल कैनेटिक्स बताएगी। कैनेटिक्स का मतलब है रेट। ठीक है। द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस आर, ये आगे फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जिससे मतलब रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, कुछ फैक्टर है जिससे रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। अब ये रिएक्शन रेट के बारे में बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। देखिए ध्यान से, ये ज़रा एक्सप्रेशन को इसी तरह से लिखना है हमने। कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की चेंज होती है पर यूनिट टाइम। देखो बच्चे, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमें पता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट से बन जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स जो है टाइम के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती हैं। इसको इसलिए हमने ऐसे लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मतलब कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है एक टाइम पे। इसकी आगे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने रिएक्शन ले ली, ए से बन रहा है बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। केमिकल किनेटिक्स में मतलब मैंने रिएक्शन ले ली, कोई ए रिएक्टेंट है और उससे बन रहा है बी प्रोडक्ट, तो उसका रेट हम कैसे लिखेंगे। रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पर डेल्टा का सिंबल आना बच्चे, डेल्टा का सिंबल इस तरह से आना है। रेट इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए इस तरह से लिखा होगा। ठीक है बच्चे, ये आगे जो है क्रॉस का निशान जो बना हुआ है ये डेल्टा का सिंबल है, यहाँ पर विजिबल नहीं है। डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी आना है बच्चे, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। ये पहला एक्सप्रेशन जो है ये वाला, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ज़रा दोबारा देख लें। डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। सो रेट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा ए क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम में, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, किसी टाइम के चेंज होते होते ए की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। एंड रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो क्रॉस का सिंबल है यहाँ पर डेल्टा टी आना है बच्चे, डेल्टा एक ट्रायंगल, दिस इज डेल्टा। ठीक है बच्चों। ओके। सो रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ठीक है। तो डेल्टा बी का मतलब हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो है वो कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो डेल्टा ए और डेल्टा टी है यहाँ पर मैं एक बार लिख ही देता हूँ बच्चों। रेट इज इक्वल टू वेट, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए, और ए को लिखना है हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, ओवर डेल्टा टी।
ठीक है। इस एक्सप्रेशन से बच्चे क्या पता चलेगा, माइनस साइन जो है वो बता रहा है कि कंसंट्रेशन ए की डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ए से बन रहा है बी। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। सो रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। चेंज क्या हो रहा है ए में, वो माइनस हो रहा है टाइम के साथ पर यूनिट टाइम। क्लियर है बच्चों, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। और जो बी है, अगर बी का रेट लिखना है तो मैंने यहाँ पर सारा कुछ वैसे ही लिखना है, क्योंकि मतलब है तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, बट डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, यहाँ पर मैंने माइनस का सिंबल नहीं लेना, क्योंकि जो टाइम के साथ साथ बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, रेट का मतलब क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसको दोनों तरीके से हम लोग रेट को डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो दिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चे। डेल्टा जी का सिंबल आगे नेगेटिव लिया है क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चों। जैसे ये आपको दिखाया हुआ है इस तरफ, ये जो इमेज को देखिए, ये टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्शन मतलब टाइम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। थोड़ी थोड़ी देर बाद ए से बी बन रहा है, ये सिल्वर कलर से रेड कलर के बी बन रहे हैं। तो जैसे जैसे देखो टाइम आगे स्पेंड हो रहा है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन धीरे 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 इंक्रीज़ हो रही है। ये रेड डॉट्स थोड़ी बढ़ गई, फिर और रेड बढ़ गई, लास्ट में बहुत सारी रेड हो गई और बहुत कम हो गई ये सिल्वर डॉट्स। इसका मतलब टाइम के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। सो द रेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, रेट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। माइनस नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये प्लस का सिंबल है। तो दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। उसको कैसे मेजर करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम से, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में एक बार आप रेट पे फोकस करें, आगे वाली जो वीडियो है मैं उसके आगे जो है इसका डिटेल है, इसके आगे जो टॉपिक आने वाले हैं उसमें हम लोग और डिटेल करेंगे। फिलहाल आप ये इतना याद रखें, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, केमिकल किनेटिक्स क्या है, केमिकल किनेटिक्स में केमिकल किनेटिक का मतलब क्या है, और किनेटिक का मतलब है रेट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, इससे आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ आया तो प्लीज़ मुझे अपना डाउट भेजें व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।